हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़। आज हम हिस्ट्री के बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में विजयनगर साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य क्योंकि काफी विस्तृत है, तो आज हम इसके आधे पार्ट को आज पढ़ेंगे और आधा पार्ट जो है इसका वो हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने महत्वपूर्ण बिंदु लिए हैं उन पर चर्चा शुरू करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो था वो सल्तनत काल में उसका विस्तार हुआ और कहाँ पर हुआ? दक्षिण भारत में एक हिंदू राज्य के रूप में उसका विस्तार हुआ और ये हिंदू राज्य भी जो था वो काफी प्रभावशाली था। इस विजयनगर साम्राज्य का निर्माण करने वाले कौन थे? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इनके पिता का नाम संगम था और इसीलिए आगे चलकर ये जो इनका वंश कहलाया वो संगम वंश के नाम से जाने गए। हरिहर और बुक्का ने जब विजयनगर में हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया, उसका कारण क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक के योजनाओं और उसके समय में साम्राज्य में फैली आंतरिक अव्यवस्था के कारण हरिहर और बुक्का ये जो कि होयसल शासकों के यहाँ उस समय सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे, इन्होंने सोचा कि एक नवीन हिंदू राज्य, क्योंकि सल्तनत काल में हम टोटली मुस्लिम शासन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत में एक प्रभावशाली हिंदू साम्राज्य स्थापित किया और इस साम्राज्य को स्थापित करने में इनको किसकी प्रेरणा रही? इनके संत माधव विद्यारण्य और वेदों के टीकाकार सायणाचार्य जो थे वो इनके मुख्य प्रेरक रहे। उन्होंने इन्हें राज्य के निर्माण में, राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण प्रेरणा और योगदान दिया। विजयनगर जो था वो तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर स्थित था और इन दोनों भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने, इस विजयनगर को ही अपने साम्राज्य की राजधानी भी बनाया। यहाँ जब हम विजयनगर साम्राज्य पर चर्चा कर रहे हैं तो हम इसके देखेंगे कि इसमें 4 राजवंशों ने शासन किया। पहला संगम वंश, दूसरा सलूब वंश, तीसरा तुलुव वंश और चौथा अरविंदो वंश। संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने तो क्योंकि इसके साम्राज्य की स्थापना करी थी, उसके पश्चात विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, तो संगम वंश भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन तुलुव वंश का शासक कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक सिद्ध हुए। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं संगम वंश पर। संगम वंश का जो काल था वो 1336 ईस्वी से लेकर 1486 ईस्वी तक रहा। इसमें कई शासकों ने शासन किया, लेकिन यहाँ पर हम जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम का शासनकाल जो था वो 1336 ईस्वी से लेकर 1353 1353 ईस्वी तक रहा। इनके समय का के महत्वपूर्ण कार्य या इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या रही? ये सर्वप्रथम तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। साम्राज्य की स्थापना के पश्चात इन्होंने इस साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए इसकी सीमाओं के विस्तार की योजना बनाई। लेकिन इसी समय दक्षिण भारत में एक अन्य मुस्लिम राज्य जो कि बहमनी साम्राज्य के नाम से विख्यात हुआ या जाना गया, वो भी साथ डेवलप हो रहा था, उसका भी विकास हो रहा था। और हम ये देखेंगे
कि जितने भी संगमकालीन शासक थे या तुलु वंश के जितने भी शासक थे, इनका बहमनी शासकों के साथ परस्पर युद्ध होता रहा। कभी जीत बहमनी शासकों की होती और कभी विजयनगर साम्राज्य के का शासक अगर शक्तिशाली होता था तो जीत उसके हाथ लगती थी। तो हम हरिहर प्रथम की बात कर रहे हैं। ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे और इन्होंने गद्दी पर बैठने के पश्चात कोंकण और होयसल के वीर बल्लाल चतुर्थ तथा मदुरा के शासकों को परास्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साथ ही साथ बहमनी सुल्तान अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के साथ भी इनका युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध में विजयश्री जो थी वो अलाउद्दीन हसन को मिली। हरिहर प्रथम की 1353 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात 1354 ईस्वी में बुक्का, जो कि इनके भाई थे, वो गद्दी पर बैठे और इनके समय में विजयनगर और बहमनी के मध्य 3 युद्ध हुए, लेकिन वो बहुत निर्णायक नहीं हुए और जो विजयश्री थी वो बहमनी के पक्ष में ही रही। इनके समय की महत्वपूर्ण बात ये थी कि इन्होंने अपने शासनकाल में चीन के शासक के पास एक शिष्टमंडल भेजा। तो इससे हमें पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो न केवल देशीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने साम्राज्य का विस्तार और संबंधों का मधुर बनाने में विश्वास रखते थे। साथ ही इनके साम्राज्य की जो सीमाएं थी वो तमिल और चेर प्रदेश तक विस्तृत हो गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरिहर प्रथम और बुक्का दोनों का ही प्रयास ये था कि विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया जाए। हालांकि इन दोनों ही शासकों ने महाराजाधिराज या अन्य किसी प्रकार की उपाधि धारण नहीं की। अब हम देखते हैं कि बुक्का की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1379 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसने 1406 ईस्वी तक शासन किया। उसने गद्दी पर बैठने के पश्चात महाराजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। वो भी एक योग्य शासक था और उसने विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हुए कनारा, मैसूर, त्रिशनापल्ली, चिंगलपट्टम आदि क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करी और इस प्रकार अपनी सीमाओं का विस्तार किया। और जो आसपास के शासक थे वो भी उसके प्रशासन और उसके साम्राज्य विस्तार से प्रभावित थे। लेकिन 1399 ईस्वी में उसका फिरोज शाह बहमनी के साथ युद्ध हुआ, जिसमें कि हरिहर द्वितीय परास्त। हरिहर द्वितीय के पश्चात हम देखते हैं कि देवराय प्रथम, तत्पश्चात इनके पुत्र जो थे रामचंद्र और वीर विजय गद्दी पर बैठे, लेकिन इनके समय में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियां देखने को नहीं मिलती। हालांकि देवराय प्रथम ने 1406 ईस्वी से 1419 ईस्वी तक शासन किया और तुंगभद्रा नदी पर सिंचाई के लिए उत्तम सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्होंने नहरों वगैरह का निर्माण भी कराया। तो इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र रामचंद्र व वीर विजय गद्दी पर बैठे, लेकिन उनका शासन जो था वो अल्पकालिक था और साथ ही साथ वो निर्बल भी थे। तो इसलिए उनका विजयनगर साम्राज्य में कोई विशेष योगदान नहीं रहा, या हम कहें कि संगम वंश में उनका कोई विशेष योगदान नहीं रहा। अंतिम जो महत्वपूर्ण शासक थे वो थे देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जो थे वो एक कुशल प्रशासक और कुशल सेना नायक भी थे। इन्होंने अपनी सेना की शक्ति में वृद्धि करने के लिए सैनिकों को प्रशिक्षण दिया और इन्होंने ईरान से घोड़े आयात करे और उन्हें भी प्रशिक्षित किया गया, जिससे कि आगामी युद्धों में ये उन अश्वों का फायदा उठा सके। इसके अलावा इनके समय में 2 विदेशी यात्रियों, इटली के निकोली कोंटी और ईरान के अब्दुल रज्जाक जो थे, उन्होंने विजयनगर की यात्रा की और अब्दुल रज्जाक ने अपने विवरण में
देवराय द्वितीय के शासन की काफी प्रशंसा की है और विजयनगर साम्राज्य को काफी समृद्ध, और ये बताया है कि यहाँ पर खाने थी और अतुल धन संपत्ति विद्यमान थी। तो इनका भी, देवराय द्वितीय का भी बहमनी शासकों से युद्ध हुआ। फिरोज शाह, जिसने कि पूर्ववर्ती शासकों को परास्त किया था, ये देवराय द्वितीय जो थे वो फिरोज शाह को परास्त करने में सफल हुए, लेकिन बाद में बहमनी के एक अन्य शासक अहमद शाह से देवराय द्वितीय जो थे वो परास्त हो गए। और देवराय द्वितीय के पश्चात संगम वंश के शासकों की, जो शक्तिशाली शासकों की परंपरा थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इनके पश्चात गद्दी पर बैठने वाले जो शासक थे वो काफी दुर्बल थे और उनका बहमनी शासकों के साथ युद्ध होता रहा। लेकिन विरूपाक्ष जो थे वो संगम वंश के अंतिम शासक थे, और क्योंकि जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आगामी शासक निर्बल सिद्ध हुए, तो ये विरूपाक्ष जो थे उन्हें नरसिंह सलू, जो उनका प्रतिनिधि था, जिसे हमें कहना चाहिए, उसने धीरे धीरे सत्ता अपने हाथ में ले ली और विरूपाक्ष की हत्या करके एक नए राजवंश की नींव डाली, जो कि सलू वंश के नाम से जाना जाता है। तो संगम वंश का कार्यकाल 1336 से 1486 ईस्वी तक रहा, और इसका जो दूसरा, विजयनगर साम्राज्य का जो दूसरा वंश था वो सलू वंश। सलू वंश में हालांकि इनका शासनकाल बहुत लंबा भी नहीं रहा, 1486 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, लेकिन जो शासक गद्दी पर बैठे वो ज्यादा योग्य सिद्ध नहीं हुए। अब नरसिंह सलू को हम देखते हैं कि 1486 ईस्वी से लेकर वो 1492 ईस्वी तक 1492 तक गद्दी पर रहे, और वो सलू वंश के संस्थापक थे। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया था कि विरूपाक्ष की हत्या करने के पश्चात इन्होंने गद्दी पर अधिकार किया। गद्दी पर बैठने के पश्चात इन्होंने आंतरिक साम्राज्य को थोड़ा सशक्त बनाने का प्रयास किया, और इस प्रयास के अंतर्गत इन्होंने तुलु प्रदेश, बट्टकुल तथा मंगलौर के बंदरगाहों को जीता। लेकिन क्योंकि इनका शासनकाल बहुत लंबा नहीं रहा, तो हम जिसे कहें कि महत्वपूर्ण उपलब्धियां वो इनके शासन में हमें देखने को नहीं मिलती। इसके नरसिंह सलू के पश्चात उनका उत्तराधिकारी बना इम्मादी नरसिंह। इम्मादी नरसिंह जो थे वो अत्यंत निर्बल थे, और इनके सेनापति थे नरस नायक। क्योंकि जब शासक निर्बल होता है तो सेनापति या अन्य कोई व्यक्ति जो कि शक्तिशाली होता है वो सत्ता पर अधिकार करने के लिए प्रयासरत रहता है। तो नरसिंह के समय में नरस नायक के हाथ में एक तरह से संपूर्ण सत्ता आ गई, और जब नरस नायक धीरे धीरे शक्तिशाली होते चले गए, तब बाद में उनके पुत्र वीर नरसिंह ने नरसिंह इम्मादी नरसिंह की हत्या करके 1505 ईस्वी में एक नए राजवंश की नींव डाली, जो कि तुलु वंश के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का चैप्टर काफी डिटेल्ड है, काफी विस्तृत है, तो यहाँ पर हम केवल संगम वंश और सलू वंश की बात करेंगे। जो दो अन्य वंश हैं, तुलु वंश और अरविंदो वंश, इनके विषय में हम अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप संगम वंश के विषय में अच्छी तरह समझ पाए होंगे, और साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य की जो कि एक पूर्ण रूप से हिंदू राज्य था, उसकी विशेषताओं और उसके शासकों द्वारा किए गए साम्राज्य विस्तार को आप अच्छी तरह समझने में सक्षम हैं। थैंक यू।